हेलो बच्चों, आज हम अपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है? द क्वांटिटीज़ which can be measured with the help of instruments, ठीक है। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कि हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किसी का वेट नापना हो, किसी का मतलब कैपेसिटी नापनी हो, ठीक है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम फिजिकल अलग अलग क्वांटिटीज़ को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब एक और होता है जैसे कि विच कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि विच कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी की स्टेट को बता सकती हैं, ठीक है। बॉडी के स्टेट को कैसे बता सकती हैं? जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहाँ पर कोई सामान है या कोई व्हीकल है या कोई प्लेन है, ठीक है, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है कि ये जो व्हीकल है या ये कोई सामान है, कुछ भी है ये, ठीक है, तो ये किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है या ये किस हाइट पे है, ठीक है। ये उसकी स्टेट को बता रहा है कि क्या ये रनिंग कंडीशन में है, क्या ये रुका हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ वो जो किसी बॉडी के स्टेट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन की मदद से, ठीक है। तो उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है, ठीक है। और हम इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं? किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखा किस तरीके से जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखा जाता है n इंटू यू, ठीक है। ये 9th में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। n क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और u क्या होता है? यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे कि यूनिट का मतलब एक तरीके कंपैरिजन भी होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मेरा वेट अगर 10 kg है और एक बहुत ही मतलब हैवी वेट कोई भी, मतलब कुछ भी मान लो, ठीक है, हैवी वेट कोई आदमी है, उसका वेट मेरे से 10 गुना ज़्यादा है, तो कितना होगा? 100 टाइम्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को? जैसे कि हम लिख सकते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो 1 क्या होगा इसमें? न्यूमेरिक वैल्यू, और m क्या होगा इसमें? मीटर, मतलब यूनिट, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है। इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? 1000 mm, ठीक है। तो हम इसको, ये क्या हो गई? न्यूमेरिक वैल्यू 100 और 1000, मीटर, सेंटीमीटर और mm क्या हो गई? यूनिट हुए, तो न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल का नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होंगे? बेसिक और बेस, ठीक है। सेकंड नंबर पर होंगी डिराइव्ड,
फिजिकल क्वांटिटीज़। थर्ड नंबर पर होंगी सप्लीमेंट्री। फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें पहले पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अब फंडामेंटल से जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, फंडामेंटल मतलब बेसिक। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में हमें अगर वर्ड बनाने हैं या सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें ग्रामर में क्या पढ़ा जाता है? बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या होती हैं ग्रामर की? अल्फ़ाबेट्स। वो कितने डिफाइंड होते हैं? वो 26 होते हैं। तो उन्हीं की मदद से हम वर्ड और उन्हीं की मदद से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनकी मदद से हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बनाएंगे, ठीक है, वो हमें दे रखी होती हैं, ठीक है। और वो कितनी होती हैं? 7, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कॉलम बना लो। पहली फिजिकल क्वांटिटीज़ का, दूसरा क्या होगा यूनिट का, और तीसरा क्या होगा उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पहला है लेंथ, ठीक है, लेंथ। लेंथ फिर है मास, फिर है टाइम, फिर है टेम्परेचर, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, ठीक है। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड्स। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स बताऊँगा अभी एसआई यूनिट्स होती क्यों, ठीक है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? पढ़ चुके हो तुम, एम्पियर, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? प्रकाश की मतलब लाइट की इंटेंसिटी को नापने के लिए जिस यूनिट का यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं कैंडेला, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब केमिस्ट्री में हम पदार्थ की जब मात्रा नापते हैं तो उसके लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है? मोल, ठीक है। अब इसको किस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल मतलब, ठीक है, मीटर को नापते हैं स्मॉल m से, किलोग्राम को स्मॉल kg से, सेकंड को स्मॉल s से, ठीक है, केल्विन को कैपिटल K से, एम्पियर को कैपिटल A से, कैंडेला को स्मॉल cd से, और मोल को स्मॉल mol से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, याद रखना, इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब सारी की सारी जो डिपेंडेंट होंगी इन पे होंगी, ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, इसी का मतलब तो है ये इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जो कि इंडिपेंडेंट हैं। अब सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अब डिराइव्ड का मतलब जैसे हमें पता चल रहा है ये डिराइव हैं। डिराइव का मतलब है कि इन्हें हम लाते हैं, ठीक है, या प्रूव करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इसमें डिराइव्ड का मतलब क्या होगा? ये सारी की सारी डिराइव की जाएंगी, लेकिन इनमें यूज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब जैसे कि हम सबसे बेसिक क्या पढ़ते हैं, जैसे एरिया, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ किसमें? मीटर, ब्रेथ भी मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। अब जैसे हमने पढ़ा है वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। थर्ड वन इज, हम क्या पढ़ते हैं फिर, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, और पहले से यहाँ पर टाइम है ही। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास को नापेंगे किलोग्राम में, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, अपॉन में ये वाला टाइम, ये सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा इसकी डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और ले लेते हैं, इसके बाद लेते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें कॉस थीटा बताऊंगा आगे जाकर। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट याद रखो बस। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मास को किस में नापेंगे, केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर बता दिया ये। ठीक है, एक्सेलरेशन ये होता है पूरा का पूरा, इसको किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या, मीटर। ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद ले लो मोमेंटम पी, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या होता है इसमें, मास को किस में नापेंगे, किलोग्राम में, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नाप दिया, टाइम को सेकंड में नाप दिया। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो यूनिट्स हमने अभी तक पढ़ी हैं, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, जो डिराइव हमने की हैं फॉर्मूले की मदद से, ये सारी की सारी डिपेंडेंट किस पे हैं, फंडामेंटल पे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड। ठीक है, अब आते हैं हम एक यूनिट और ले लेते हैं, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, तो मास को किस में नापेंगे, केजी में, इसको किस में नापेंगे, मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी क्या है, यूनिट्स हैं यहाँ। ठीक है, डेंसिटी की हो गया, मोमेंटम का हो गया, वर्क का हो गया, फोर्स का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, एरिया का हो गया। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको पता चल गया होगा, इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से निकालते हैं। अब बच्चों, अब हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ये दो टाइप की होती हैं, पहली दूसरी। पहली क्या होती है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जिसका नाम ही प्लेन है, मतलब ये 2D फिगर होगा। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होगा। ठीक है, 2D का फिगर होगा। ये क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी क्या है, एक सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल ये क्या होगी, 3D होगा। ठीक है, 3D फिगर के लिए। ठीक है, अब प्लेन एंगल होता क्या है, प्लेन एंगल सबसे पहले देखो, प्लेन एंगल इसकी यूनिट क्या होगी और इसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, इसकी यूनिट होगी रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन, जो कि हम अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं डिग्री। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब सॉलिड एंगल इसकी होती है स्टे रेडियन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r रेडी और ऊपर c लगा दो, जैसे हम डिग्री लगाते हैं। स्टे रेडियन को क्या है, स्मॉल SR। ठीक है, अब रेडियन एक्चुअल में होता क्या है, ये समझने लायक टॉपिक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितना भी हो सके। ठीक है, प्लेन एंगल 2D रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में, इसकी यूनिट क्या है, रिप्रेजेंट। तो अभी तक हम जो भी एंगल पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, ठीक है, तो 2D फिगर्स में ही पढ़ते हुए आए हैं। जैसे ये एक इनिशियल आर्म है, ये क्या है इसकी इनिशियल
आर्म है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इस आर्म को उठा के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो ये कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से, ठीक है, ये क्या है, इस ओरिजिन से जितना एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज वो मान लो थीटा है और ये मान लो कि 45 डिग्री है, ठीक है। तो अभी तक हम यही इसी तरीके से यूज़ करते हुए आए हैं। ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री, कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी तक यही यूज़ करते हुए हैं। फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ACW को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज जब किसी के मेज़र करते हैं तो उसे नेगेटिव लेते हैं। जैसे अगर मैं इस एंगल को पूछूं कि इस एंगल को बताओ, ये एंगल कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज इस एंड से, ठीक है, तो इस एंड से हम एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन कोई इस आर्म से पूछे आपको कि क्लॉकवाइज कितना होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज कितना होगा, तो हमें ऐसा चलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 360 में से 90 को माइनस कर दोगे तो ये क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, मतलब एंगल नहीं होते, बस रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें, ठीक है, इसको नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। टॉपिक क्या है, रेडियन, ठीक है। रेडियन क्या होता है, जब हम एक सर्कल, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 1 यूनिट, ठीक है, जो रेडियस है वो ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब क्या है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 mm हो या 1 किलोमीटर हो। अब हम उसी 1 यूनिट का यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इसकी लेंथ भी कितनी होगी 1 यूनिट, ठीक है। अब इस जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अब इसको मैं सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बेंड कर दूंगा, मतलब ये वायर इस तरीके से था, अब मैं इसको बेंड करते करते इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ले आऊँगा, मतलब इधर की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा चिपक जाएगा इससे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। तो बस याद ये रखना है कि ये भी 1 यूनिट है और ये जो आर्क की लेंथ है वो भी ये 1 यूनिट है। अब ये आर्क की लेंथ का जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर 1 यूनिट का, वो इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं 1 रेडियन। बस इसमें याद रखने की ये चीज़ है कि रेडियस भी क्या होगी 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर या 1 mm मान लो, ठीक है। और जो ये आर्क होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा 1 यूनिट का ही होगा, ठीक है। तो जब 1 यूनिट की रेडियस 1 यूनिट का आर्क अपने दूसरे एंड से एक क्या बनाता है, सेंटर के साथ एक एंगल सबटेंड करता है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं 1 रेडियन। इतना याद रखना बस, ठीक है, 1 रेडियन, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते थे, एंगल इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क की लेंथ क्या है r, और मान लो 1, इसकी भी क्या है r, तो r इंटू आर क्या हो गया, ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 1 रेडियन, ठीक है। तो जो एंगल बनाया है वो क्या होगा 1 रेडियन, ठीक है। अब 1 रेडियन, अब जैसे कि हमें पता है, अगर कोई पूछे कि ऐसे कितने रेडियन की ज़रूरत होगी इस पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस को कवर करने के लिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 2 सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, c इक्वल टू 2πr। हमारे पास क्या है 2πr, ठीक है, हमारे पास क्या है 2πr। सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है हमारे पास 2πr, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास रेडियस क्या है 1 यूनिट है, तो c इक्वल टू क्या हो गया 2π, ठीक है। सर्कमफेरेंस कितनी हो गई 2π, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये 1 यूनिट है, ठीक है, अगर मैं 1 रख दूं तो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी 2π, ठीक है। तो मतलब हमें सर्कमफेरेंस को कवर करने के लिए 2π, ठीक है, 2π आर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अब पाई की न्यूमेरिक वैल्यू हमें जो अप्रॉक्सीमेट पता होती है वो होती है 3.14, ठीक है, 3.14 होती है। तो c इक्वल टू क्या हो गया 6.28, ठीक है। तो हमें
ऐसे 1 रेडियन के कितने आर्क की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि 1 रेडियन नहीं 1 यूनिट की कितने आर्क की ज़रूरत पड़ेगी, 6.28, मतलब एक आर्क, दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, चौथा, पांचवा, छठा, और एक जो छोटा बच जाएगा 0.28 का, वो ऐसे लग जाएगा, ठीक है। एक छोटा आर्क 0.28 का और 6 आर्क 1 ईच यूनिट लेंथ के, ठीक है। तो हमें कितने आर्क की ज़रूरत पड़ेगी, 6.28। हमने ये सर्कमफेरेंस से निकाल लिया कि सर्कल की सर्कमफेरेंस 2πr होती है, हमारे पास यूनिट लेंथ का 1 यूनिट लेंथ का रेडियस है, तो r की जगह 1 रखा, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी 2π, पाई की न्यूमेरिक वैल्यू 3.14 होती है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.28। तो हमें ऐसे कितने आर्कों की ज़रूरत पड़ेगी, 6.28 आर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें पता है, अब हमने इस रिलेशन से पता कर लिया कि c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू क्या है 2π, ठीक है। सर्कमफेरेंस को कवर करने के लिए हमें कितने आर्क की ज़रूरत पड़ेगी, वो है 2π, मतलब एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस को कवर करने के लिए हमें कितने आर्क की ज़रूरत पड़ेगी, 2π, मतलब 6.28, ठीक है। और हमें एक इसी सर्कल से पता है कि एक कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए कितने एंगल की ज़रूरत होती है, 360 डिग्री, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल के 360 डिग्री और एक कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस को कवर करने के लिए एक रेडियस, मतलब एक आर्क से उसको कितने की जरूरत पड़ती है, 2π की। तो हम ये भी एक कंप्लीट सर्कल के लिए और ये भी एक कंप्लीट सर्कल के लिए, तो ये भी एंगल को नापने के लिए, ये भी एंगल को नापने के लिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2π इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 2π, ये किस में होगा, रेडियन में, और ये किस में होगा, डिग्रीज में, ठीक है। ये क्या होगा, डिग्रीज में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका कन्वर्जन हम किस तरीके से करें, अगर आपके पास डिग्रीज दे रखी हैं तो उसको रेडियस में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, अगर रेडियन दे रखा है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप डिग्री को यहीं छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम पिछले, मतलब हमने जो कन्वर्जन किए थे, जैसे हम लिख देते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को अगर हम, जैसे ये है, अब हमें अगर 25 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ता था, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते थे, 100 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इस कन्वर्जन के थ्रू हम कैसे निकालते हैं, इस पीछे वाले पेज पे देखते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सेंटीमीटर को यहीं छोड़ देते थे, इस 100 को यहाँ नीचे ले जाते हैं और ये मीटर, ठीक है। तो अगर हमें 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मीटर। तो इससे से काट दो तो 0.25 मीटर, इस तरीके से कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो हमें इसी तरीके का कन्वर्जन कहाँ करना है, यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन के लिए वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम डिग्री को यहीं रहने दें, डिग्री को यहीं रहने दें, ठीक है, अगर हमें डिग्री को यहीं रहने दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, एक ये बन गया, ठीक है। अगर डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में, ठीक है, तो फिर से रेडियन को यहीं छोड़ दो, ठीक है। जिस तरीके से अगर डिग्री को करना था रेडियन में कन्वर्ट, तो डिग्री को यहीं छोड़ दो, 180 को यहाँ ले जाओ, ठीक है। अगर हमें रेडियन को कन्वर्ट करना है तो रेडियन को यहीं छोड़ दो, पाई को यहाँ नीचे ले जाओ, ठीक है। तो रेडियन 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये क्या हो जाएगा, डिग्रीज, ठीक है। अब देखो, अब कन्वर्ट किस तरीके से करना है। अगर हमें दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री को कन्वर्ट करो किस में, रेडियन में, रेडियन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब डिग्री को करना है किस में कन्वर्ट, रेडियन में। तो हमें पता है पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इनटू, ये किस में होगा, पाई, ये तो होगा रेडियन में, ये किस में होगा, डिग्री में, ये लिख रहा हूँ मतलब तुम्हें बताने के लिए एक बार, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्रीज की, ठीक है।
तो 36 जा, क्योंकि इसकी यूनिट भी क्या होगी, डिग्री होगी, तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, तो यहाँ पर यूनिट किसकी बची, केवल रेडियन की, और हमें क्या किस में चाहिए, रेडियन में ही चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा π/6 रेडियन। ठीक है, तो 30 डिग्री में कितने रेडियन है, π/6। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लो, एक 45 डिग्री है, 45 डिग्री को किस में करना है कन्वर्ट, रेडियन में, रेड। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, π/180 डिग्री इंटू 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 4 जा 180, तो ये किस में आ जाएगा, π/4 रेडियन में। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही π/180 डिग्री इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो 92 जा 180। ठीक है, π/2 रेडियन। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देख लो, अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, π/180 डिग्री इंटू 60 डिग्री। ये याद रखना कि अगर डिग्री नीचे है तभी डिग्री ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब ये कन्वर्जन हमेशा याद रखना। याद क्या रखना, वो कन्वर्जन याद रखना। कौन सा कन्वर्जन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये कन्वर्जन हमेशा याद रखना। ठीक है, 60 डिग्री इक्वल टू रेडियन, π/180 इंटू 60, 63 जा, तो ये क्या आ जाएगा, π/3 रेडियन। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अलग अलग निकाल लेना। ठीक है, अब करते हैं हम, अब क्या किया था, डिग्री से रेडियन, अब करते हैं रेडियन टू डिग्रीज में। ठीक है, रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। अगर हमारे पास दे दिया π/2 को, π/2 रेडियन को कन्वर्ट करो किस में, डिग्री में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, उस टाइम पर डिग्री को यहीं छोड़ दिया था, इस बार रेडियन को यहीं छोड़ दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि 180 डिवाइडेड बाई पाई। इस बार ऊपर क्या आ गया, डिग्री, और नीचे क्या आ गया, रेडियन। ऊपर डिग्री है, नीचे रेडियन है। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, π/2 से। ठीक है, ये सारा का सारा तो रेडियन में ही है। ठीक है, ये π/2 तो रेडियन में ही, जैसे वहाँ पर डिग्री में था तो यहाँ पर रेडियन में है, तो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस रेडियन से ये रेडियन कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो π/2 क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ये तो तुम, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जन निकालना है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि π/4 रेडियन को कन्वर्ट करो किसमें, डिग्रीज में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री में। ठीक है, π/4, तो फिर से वही π/4, ठीक है, इंटू ये 180 बाई पाई, तो पाई से पाई उड़ा दो, ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, π/4 रेडियन किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये याद रखना। तो कन्वर्ट किस तरीके से करना है, इस तरीके से। ठीक है, बस ये रिलेशन याद रखना, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्रीज। ठीक है, जब डिग्रीज का निकालना हो तो 180 को यहाँ भेज देना। ठीक है, अगर डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, अगर रेडियन का निकालना हो तो रेडियन को यहीं छोड़ देना, इस पाई को इसके अपॉन में ले जाना। ठीक है, और उस नंबर के उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। ठीक है, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जैसे मैंने बताया था, प्लेन एंगल क्या होता है, जो 2D में होता है, मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें केवल 2 एक्सिस हों। ठीक है, एक्स और वाई। लेकिन 3D क्या होते हैं, जो 3 एक्सिस हों, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है।
ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे में देखो, जैसे हमारे पास एक बोर्ड है, मतलब ऐसे लगा लो जैसे हम किसी अवार्ड फंक्शन में खड़े हैं, ठीक है, अवार्ड फंक्शन में खड़े हैं और ये स्टेज है यहाँ पर, ठीक है, अवार्ड फंक्शन में आप खड़े हो और ये स्टेज है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई सेलिब्रिटी खड़ा रहता है यहाँ पर, ठीक है, तो इस सामने वाले वॉल पे या कुछ बोले सेट पे जितनी भी लाइट होती हैं वो सारी की सारी फोकस्ड किस पे हो जाती हैं, इस पे, इस आदमी पे, ठीक है, सारी की सारी फोकस्ड किस पे हो जाती हैं, इस इंसान पे, ठीक है, इस इंसान पे फोकस्ड हो जाती हैं। तो ये जो आदमी है इस वॉल के, ठीक है, इस वॉल के लिए जो एंगल बना रहा है, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये टॉर्च है और यहाँ से क्या हो रही हैं, ये लाइट्स स्कैटर हो रही हैं। स्कैटर मतलब एक कन्वर्जिंग लाइंस होती हैं और एक डाइवर्जिंग लाइंस होती हैं। तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो मान लो एक वॉल से ये निकल रही हैं और इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ठीक है, इन्हें डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो इन्हें डाइवर्ज बोलते हैं, अगर इस तरीके से देखूं तो इन्हें कन्वर्ज बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो डाइवर्जिंग, इस तरीके से देखूं तो कन्वर्जिंग। अभी हमें किस तरीके से देखना है, कन्वर्ज के लिए, ठीक है, कन्वर्ज के तरीके से देखो तो ये सारी की सारी लाइट किस पे हो रही है, फोकस इस वाले पे, इस टॉर्च पे, ठीक है, ये इस आदमी पे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो इस बोर्ड के या इस वॉल के लिए जो एंगल बनाएगा उस एंगल को क्या बोलते हैं, एक सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको एक स्पेयर से मान लो, जैसे एक स्पेयर है, ठीक है, एक स्पेयर है, ये इसका कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, ये स्पेयर है। और अगर मैं स्पेयर से मान लो कोई तुम्हारे पास एक सॉलिड स्पेयर है, सॉलिड का मतलब वो अंदर से पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, वो हॉलो नहीं होना चाहिए, और वहाँ से तुम एक सर्कल काट लो। सर्कल किस तरीके का, एक मतलब एक कोन की शेप का सर्कल काट लो इस उससे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये तुमने एक ऐसा कोन टाइप का काट दिया उससे, इस सर्कल से, इस सर्कल के अंदर से तुमने एक कोन टाइप का काट दिया, ठीक है। तो जो इसकी ये रेडियस होगी r और जो ये एरिया होगा a, ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल क्या होगा, DA/r², मतलब ये एरिया डिवाइडेड बाय इसके रेडियस का स्क्वायर, तो यही सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। इस सॉलिड एंगल को किस में नापते हैं, SR, ये स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल की बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एक 3D एंगल होता है जिसमें कि हमें क्या करना पड़ता है, मतलब 3D, मतलब एक तरीके से 3D, इसको क्या बोलते हैं, 3D प्रोजेक्शन, ठीक है, मतलब इस वॉल से सारी की सारी लाइट इस पे फोकस हो रही है। तो ये आदमी इस वॉल के लिए जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये सारे के सारे एंगल, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है DA/r²। DA क्या होता है, इसे मैं बताऊंगा डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है, एक इसके ऊपर मैथ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। DA का मतलब होता है स्मॉल एरिया। तो बच्चों हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है FPS, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। एक होता है MKS, ठीक है। एक होता है CGS, ठीक है। तो यहाँ लेंथ, यहाँ मास और फिर टाइम। तो ये किस तरीके से FPS, जो ब्रिटिश लोग हैं वो लेंथ को मेज़र करते हैं फुट में, ठीक है, मास को मेज़र करते हैं पाउंड में और टाइम को सेकंड में। हम किस में करते हैं, मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। सीजीएस में किस में करते हैं, सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में, ठीक है। अब
इस वर्ल्ड में मतलब अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग सिस्टम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें अगर ग्लोबली ट्रेड करना है या ग्लोबली किसी मैन्युफैक्चरर को कुछ सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए देना है, तो हमें उसको एक ऐसी कन्वीनियंट मेथड बताना पड़ेगा। वो कन्वर्ट कर सकता है इसको उसमें, ठीक है, लेकिन इस कन्वर्जन को ईज़िली बनाने के लिए इस कन्वर्जन को ईज़िली बनाने के लिए उन्होंने हमें क्या दिया, एक ऐसा सिस्टम दिया जो कि ग्लोबली क्या हो, एक्सेप्टेड हो, वेल नोन हो और ईज़िली रिप्रोड्यूसेबल हो, जिसको कि मैंने फंडामेंटल यूनिट्स में बताया था, वो एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम एक ऐसा ग्लोबली सिस्टम दिया गया जो इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड है। मतलब जो चीज़ हमें यहाँ पर बनानी है, अगर मैं उसकी डायमेंशंस एसआई यूनिट में यहाँ पर दे दूँ कि हाँ मुझे 1 मीटर स्क्वायर लेंथ का इतना ये बनाना है, ठीक है, तो वो वहाँ पर उसे 1 फुट का मतलब इस तरीके से नहीं बनाएंगे। वहाँ पर भी वो एसआई सिस्टम क्या होगा, उनके लिए भी वही होगा, 1 मीटर का उनके लिए भी वही होगा, ठीक है। मतलब एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, ठीक है, ठीक है, मतलब ईजी हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो एसआई सिस्टम की जो एसआई का जो डेफिनेशन होता है वो है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनल acceptance for measurement is the system is international system of यूनिट, इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। मतलब इसको ध्यान से देखना, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, मतलब हमें सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को एफपीएस में इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़े, इसलिए ग्लोबली हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया गया जिसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं या इजीली किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सिस्टम को बताया गया एसआई, जो कि हमारा क्या होता है, एमकेएस ही है, ठीक है। जो एमकेएस है वो ज़्यादातर एसआई में ही आता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एमकेएस सिस्टम जो कि हमने वहाँ भी बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में बताया था। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमने क्या बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये बताया था हमने। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या बताया था, एसआई यूनिट्स, ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ठीक है, ये बताए थे हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है। अब इसकी मदद से हम कोई टेक्निकल हो गया, कोई इंडस्ट्रियल हो गया, कोई कमर्शियल हो गया या कोई साइंटिफिक, ठीक है, कोई भी चीज़ें बनानी हो तो हम उनको ईजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल नोन सिस्टम है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा क्या है, ईजीली रिप्रोड्यूसेबल है। थर्ड वन इज ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इस सिस्टम को खास बनाती हैं और इसी सिस्टम में हमारा ट्रेड होता है, ठीक है। ट्रेड या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है इस तरीके से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है,
और लास्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके सिंबल किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे, इसको लिखा जाएगा कैपिटल एम। ठीक है, इसको लिखा जाएगा एल, इसको लिखा जाएगा, मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा एम से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा टी से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाएगा के से और थीटा से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल सी से, और इसको किया जाएगा मोल से, MOL से। ठीक है, तो इस तरीके से डायमेंशंस। ठीक है, अब डायमेंशंस होती क्या है, अब मैं बताऊंगा डायमेंशंस किस तरीके से हैं। डायमेंशन की सबसे पहले देख लो, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। डायमेंशंस आर द पावर, क्या है, डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, टू विच द fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity, ठीक है। अब देखो डायमेंशंस एक्चुअल में होती क्या है, डायमेंशन किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, तो डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल से समझो। तो बच्चों डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर इंटू मीटर, तो क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी डिराइव्ड यूनिट तो ये हो गई। ठीक है, डिराइव कहाँ से हुई है यूनिट, क्योंकि हमें फंडामेंटल पता थे। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या है L, और ये क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो इस एरिया की डिराइव यूनिट ये है और इसकी डायमेंशन क्या है 2। ठीक है, इस मीटर को हम किस सिंबल से यूज़ करेंगे, L से। ठीक है, अब जैसे दूसरा है वॉल्यूम, ये क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो मीटर 3 टाइम्स है, मीटर क्यूब, मीटर के लिए सिंबल क्या यूज़ किया है L, तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास क्या है केजी में, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन पता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो केजी, किलोग्राम के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया है M। ठीक है, मीटर के लिए हमने क्या यूज़ किया है L, और टाइम सेकंड के लिए हमने क्या यूज़ किया है T, तो ये S का स्क्वायर है तो T का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे M L, जब ये T ऊपर चला जाएगा तो T माइनस 2, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, M की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -2। ठीक है, तो फोर्स की अगर कोई आपसे डायमेंशन पूछे तो वो क्या होती है, जो इसकी पावर रेज्ड है, इन सिंबल की जो पावर रेज्ड है 1, 1 और -2। अगर कोई डिराइव्ड यूनिट पूछे तो ये, अगर कोई डायमेंशन पूछे तो ये। ठीक है, अब फिर से ले लेते हैं वर्क की, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का हमें सीधे डायमेंशन पता है, क्या होता है M L T -2, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि मीटर में होता है।
ठीक है। तो मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर और मीटर, मीटर का स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर का, वर्क का क्या होगा, वर्क क्या क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, mL/t-2 और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, L, ठीक है। तो ये हो जाएगा mL/t-2। तो ये किसकी हो जाएगी, वर्क की। जैसे अब हमें एनर्जी की निकालनी है, एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, न्यूक्लियस की एनर्जी हो गई, तो सारी की सारी जो इनकी यूनिट्स होंगी वो सेम ही होंगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, m क्या होता है, मास, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या होती है, वो हाइट, हाइट को किस में नापते हैं, मीटर में। तो मास के लिए जो हमने सिंबल यूज़ किया था वो है m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t का स्क्वायर, ठीक है, s का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर, यहाँ मीटर के लिए l, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा mL²t-2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mL²t-2। अब ये एनर्जी और वर्क, ठीक है, दोनों क्या है, वर्क क्या होता है, एक तरीके की एनर्जी, ये भी क्या है, एक एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से एक और एनर्जी निकालो क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसका क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो m क्या है, मास, ठीक है, m क्या है, मास, तो मास को किस में लिखेंगे, kg में। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने जो इसके लिए सिंबल यूज़ किए हैं, किलोग्राम के लिए किया है m, मीटर के लिए क्या आ गया l का स्क्वायर, और इसके लिए t का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, mL²t-2। तो सेम यूनिट, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, चाहे वो तो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर न्यूक्लियस एनर्जी हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, या वर्क हो, वर्क के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी एनर्जियों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट। अभी तक हम जो भी, जैसे हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा है, ठीक है। वेलोसिटी ये कौन सी वाली होती है, ये होती है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। मीटर मतलब, मीटर को सिंबल क्या है, L, और इसका क्या है, T। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी L, जब ये T ऊपर जाएगा तो T-1, ठीक है। इसी तरीके से अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, मतलब अभी तक लीनियर का मतलब क्या है, इस तरीके की वेलोसिटी। एंगुलर का मतलब होता है अगर हमें सर्कल में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मेज़र करनी हो तो उसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब सर्कुलर वेलोसिटी को हम किस तरीके से बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। एंगल में वेलोसिटी मतलब इस तरीके का पार्टिकल इस सर्कल के अराउंड क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो वेलोसिटी वहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, इसको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या होगा, फिर से मीटर पर सेकंड, और रेडियस को किस में नापेंगे, रेडियस का भी क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। तो मीटर सेकंड इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो 1/सेकंड, सेकंड का सिंबल 1/t, तो इसका क्या हो जाएगा, T-1। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है T-1, ठीक है। इसी तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर
फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट्स है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/टाइम, तो ये क्या हो जाएगा t⁻⁻1। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं इसलिए इनका कोई फार्मूला तो होगा नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 1/टाइम, तो टाइम जब ऊपर चला जाएगा तो t-1, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है m0 L0 t-1, ठीक है, इस तरीके से। अब एक लिख लेते हैं MOI, इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है I = mr²। तो m क्या होता है इसमें मास, मास को किस में नापते हैं kg, ठीक है। ये क्या होता है रेडियस, रेडियस को किस में नापेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो kg को हम किस में डिनोट करते हैं m में, और इसको l में, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ml², ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा m⁻1 l⁻2 और t⁻0 या t⁻0, इसका कोई मतलब नहीं होता, पता है एक्सपोनेंट की पता है मुझे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वांटिटीज़ और हैं, जैसे कि है, जल्दी जल्दी करते हैं हम, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स की क्या होगी, अब फोर्स का सीधे सीधे डायमेंशन याद रखो आप ml2 ml_t-2, ठीक है। और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के लिए सिंबल क्या है l², ठीक है। तो इसका क्या होगा ml_t-2, और ये l जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा l-2, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो ये क्या बच जाएगा ml-1t-2। ये स्ट्रेस की यूनिट हो गई, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है इंटरनली जब हम, जैसे ये कोई रॉड है हमारी, ठीक है, जब हम इसको ऐसे पुलिंग फोर्स लगाते हैं, कैसे बोलते हैं टेंशन, ठीक है। तो ये इसके क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, यहाँ पर ये इसको रजिस्ट करता है, मतलब ये अपने में होने वाले चेंजेस को रजिस्ट करता है, ठीक है, मतलब इसको खींचने नहीं देता। तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होते हैं इंटरनल फोर्सेस जो डेवलप होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ, जैसे ये 1 मीटर की रॉड है, 1 मीटर की रॉड है, इसको मैं अगर यहाँ से एक पुलिंग फोर्स या टेंशन फोर्स लगाऊँ तो थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। मान लो इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ है वो 1 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, ये 0.5 मीटर और हो गया, ठीक है। तो ये इतनी लेंथ इसकी हो गई है 1.5 मीटर, मतलब पुल करने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो गई 1.5 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई 1.5 मीटर, ठीक है। तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, जब ऊपर भी लेंथ है तो इसको भी मीटर में ही नापेंगे, नीचे भी लेंथ है तो इसको भी मीटर में ही नापेंगे। तो लेंथ के लिए सिंबल कौन सा यूज़ किया था हमने L, और इसके लिए भी L, तो L से L कट गया तो क्या आया 1। तो ये क्या है स्ट्रेन क्या है एक डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अगर ऊपर भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है और नीचे भी सेम क्वांटिटी है तो वो कट जाएंगे, इसीलिए ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट फिर से mlt-2 और नीचे लेंथ को मीटर में और मीटर का सिंबल L, तो ये क्या हो जाएगा
एम टी माइनस टू, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एम एल नॉट टी माइनस टू, ठीक है। अब आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई करंट का सिंबल मैं बता चुका हूँ एम्पियर, टाइम का क्या होगा टी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ए टी की पावर 1, फिर इसे एक बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, एम नॉट एल नॉट टी की पावर 1 और ए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, अब दूसरी यूनिट लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला या वर्क डन की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज की हमें अभी निकाली है ए टी, ठीक है, ए टी, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू ए टी माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री और ए, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है बदलने वाला, ठीक है। टेम्परेचर जो मतलब वेरी हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए जो हमारे पास यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई में केल्विन, या उसको सिंबल किस तरीके से बताया जाता है, केल्विन, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। और लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल, इसके लिए के, तो ये क्या होता है, के एल माइनस वन, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एम नॉट एल माइनस वन टी नॉट और के, इस तरीके से टेम्परेचर ग्रेडियंट लिख दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स के बारे में, जैसे कि हमने 10th में पढ़ा था, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कि हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा सी अपॉन वी, ठीक है, सी अपॉन वी। सी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, किसमें, वैक्यूम में, ठीक है। वेलोसिटी ये स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में जहाँ पर हवा ना हो वहाँ पर लाइट की स्पीड, और फिर से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डेंस है चाहे वो रेयर है। तो इस यूनिट में जैसे कि हमने अभी स्ट्रेन की यूनिट में देखा था कि वहाँ पर ऊपर भी लेंथ थी और नीचे भी लेंथ थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल, इसके लिए टी, इसके लिए एल, इसके लिए टी। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी कैसी क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। सारे के सारे जो मतलब जो ये कांस्टेंट होते हैं ये सारे डायमेंशन लेस नहीं होते, ठीक है। ऐसे कि अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम अब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है वो कांस्टेंट जी। तो इसका हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो F इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2, ठीक है। तो F की यूनिट क्या है, F क्या है, फोर्स। तो इसके हम सीधे इस बार डायमेंशन लिखेंगे ml/t-2 और आर स्क्वायर क्या है, रेडियस। तो रेडियस को हम किस में मेज़र करते हैं, L का स्क्वायर, ठीक है। मास 1 और मास 2, तो मास को हम किस में यूज़ करेंगे, kg में, मतलब मास को हम रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं, m से, ठीक है। तो यहाँ नीचे m स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, ml/t-2 इंटू एल स्क्वायर इंटू m-2, जब इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m-1, एक प्लस का है, दो माइनस के हैं, तो माइनस का 1, l की क्यूब और t की पावर -2। तो इसका क्या है, ये भी एक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर ये डायमेंशन लेस था, लेकिन यहाँ पर ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। तो सारे के सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस नहीं होते, ठीक है। तो इसमें थर्ड है, ये थर्ड वन है एक प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच इंटू एफ। ये है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो H इक्वल टू ई अपॉन एफ। तो एनर्जी का फॉर्मूला जैसे कि हम बता चुके हैं पहले, क्या होता है, mLT/T-2, मतलब एनर्जी की डायमेंशन ये होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम माइनस का 1, ठीक है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, mL/T-1, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। और सिंबल को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे मास के लिए m, लेंथ के लिए l, ठीक है, और टाइम के लिए s, एम्पियर के लिए a, ठीक है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इस तरीके से, ठीक है। फोर्थ वन है आपका बहुत इम्पोर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, और इसका फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू KT, ठीक है। इसमें P क्या है, P है इसमें प्रेशर, ठीक है। V क्या है इसमें, वॉल्यूम, ये है कांस्टेंट, और T क्या है इसमें, टेम्परेचर, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV डिवाइडेड बाय T। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर की क्यूब। टेम्परेचर को किस में लिखते हैं, केल्विन में, SI में। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन हमें सीधे सीधे पता है, क्या हो जाएगी, mL/T-2, ठीक है। एरिया की क्या हो जाएगी, L स्क्वायर, ठीक है, एरिया की क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। यहाँ पर मीटर की क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो मीटर की क्यूब मतलब L की क्यूब, और नीचे केल्विन। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mL/T-2, और ऊपर क्या बच जाएगा, एक L, ठीक है, और नीचे क्या है, K, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mL²T-2 और K-1। तो mL/T-2 और K-1 हो जाएगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट। अब लास्ट वन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, किसी भी फ्लूइड के, फ्लूइड मतलब जैसे कोई हनी है और वाटर है, तो कौन सा फ्रीली रन कर सकता है, मतलब
किसको कितना कम रेजिस्टेंस शो करेगा, मतलब मूव करने के लिए। तो अगर मैं शहद को, ठीक है, अगर एक फ्लोर पर डाल दूँ तो वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, लेकिन उसी की जगह पानी क्या हो जाएगा, बहुत दूर तक चले जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स या उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस तो शो करते हैं, किसके, हनी के। ठीक है, लेकिन वाटर के रेजिस्टेंस कम शो करते हैं, इसीलिए वो इजीली मूव कर जाता है। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है वो उतना ज़्यादा कम मूव करता है। अगर हनी में से और वाटर में से जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी मतलब वो कम से कम ट्रैवल कर सके, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा थिक हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, हनी की। तो इसका विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू न्यू, ठीक है, इनटू ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। ठीक है, तो A होता है एरिया, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, और ये होता है चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और ये होता है चेंज इन डिस्टेंस। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस, ये होता है एरिया, और ये होता है आपका फोर्स। ठीक है, और ये होता है वो कांस्टेंट। तो न्यू इक्वल टू F इंटू डेल्टा Z, ठीक है, डेल्टा Z एरिया इंटू ये वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब फोर्स का क्या यूनिट होता है, mL/t-2। ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में होगा, लेंथ में। ठीक है, एरिया भी किस में होगा, लेंथ का स्क्वायर। और v क्या है यहाँ पर, v क्या है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, लेंथ और टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, mL/t-2 इंटू L इंटू L स्क्वायर इंटू, मतलब ये L स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये L भी -1 हो जाएगा, और ये तो वैसे ही ऊपर चले जाएगा, तो T। ठीक है, तो ये यूनिट क्या बन जाएगी, mL स्क्वायर, ये कट जाएगा और ये बच जाएगी, तो L की पावर -1, T की पावर -2 है, ये T की पावर 1 है पॉजिटिव की, तो T की पावर -1। ठीक है, तो ये यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, mL-1 T-1। ठीक है, तो ये डायमेंशन बन गई विस्कोसिटी की। ठीक है, तो विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है, mL-1 और T-1। ठीक है, एक लास्ट वन जिसमें कि हम मोल के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं CV और CP, मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NCV डेल्टा T। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हीट, ये क्या होती है, हीट एनर्जी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, ये इस कांस्टेंट के, तो CV इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। ठीक है, तो हीट एनर्जी, तो ये क्या है, हीट एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार, mL/t-2। ये इसकी डायमेंशन होती है N, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल को किस में लिखेंगे, मोल में ही लिखेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर को किस में लिखेंगे, केल्विन में। ठीक है, इसको केल्विन में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये mL/t-2 मोल -1 और K-1
1। तो ये किसकी यूनिट हो गई? मोलर कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, ठीक है। तो CV इक्वल टू Q अपॉन एन डेल्टा टी। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद आप ये सिंबल के थ्रू आप इनकी डायमेंशन निकाल सकते हो। बस ये याद रखना कि अगर डिराइव्ड पूछा जाए तो डिराइव्ड यूनिट्स अलग होती हैं और डायमेंशंस अलग होती हैं। डिराइव्ड क्या है ये, ठीक है, और डिराइव्ड क्या है मतलब जैसे फोर्स बराबर फोर्स इक्वल टू क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो kg मीटर पर सेकंड